हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माई सेल्फ अतुल सांबरिया। अब जैसा कि आप सबको पता है कि अभिमन्यु आईएएस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिपीडिया के थ्रू आप सबके लिए लेके आए एक पंजाब पीसीएस का जो फ्री कंटेंट का हम कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं सबको। और उसी के लिए आज मैं टारगेट करने जा रहा हूँ एक ऐसा सिलेबस का पार्ट जो कि हम बाकी तैयारी जो करते हैं हमेशा, फॉर एग्जाम्पल हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सब पढ़ने में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि एक मेजर पार्ट है जो आपका सिलेबस का जो है इंटरनेशनल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल थ्योरी। कौन सा? पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। ये बच्चों का बहुत ज्यादा इश्यू हो जाता है इसके अंदर, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर, और उनको समझ नहीं आता कि हमें करें क्या। तो तभी स्टार्टिंग से हम धीरे धीरे आपको ये वाला पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे ऐसे इस सीरीज के अंदर। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है दुनिया की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस। ओके, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्या, यूएनओ। अब देखिए, एक तो आप सिंपल किसी एग्जाम के लिए यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ रहे हो कि भाई उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेसिक इंफॉर्मेशन, हु इज द जनरल मैनेजर, कब बना था, ये सब नहीं। अब यूनाइटेड नेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट सिलेबस, मतलब कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। तो यूनाइटेड नेशन आप जब पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ आपने मैं कहूं तो कि जस्ट यू आर गोइंग विद द यू आर रीडिंग इट एज एन इंस्टीट्यूशन ओनली, बट इन दिस केस द पॉलिटिकल थ्योरी, बिकॉज यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंट्स, द मेकिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंट्स, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म। जो डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म कहीं पे दुनिया में स्टार्ट हुआ था, वो कैसे स्टार्ट हुआ था, और उसका एक प्रतीक है यूनाइटेड नेशंस। और ये कहां से कब कब स्टार्ट हुआ पूरा देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ओके, दूसरी चीज है कि इंटरनेशनल लॉ की शुरुआत भी कहीं ना कहीं ट्रेस बैक की जा सकती है यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और सबसे पहले इफ यू वांट, मैंने कुछ एमसीक्यूज लगाए हैं, जब आप हमारे पोर्टल के ऊपर जाएंगे और कुछ एमसीक्यूज आपको वहां मिलेंगे, मैंने लगाए हैं इस लेक्चर के साथ, तो आप वो सोल्व जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्टर करने के बाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मतलब सेशन को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जैसा आपको दिख रहा है, दिस इज द यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग विच वी हैव। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए हम यूनाइटेड नेशंस को 3 से 4 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, उसकी एजेंसी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ हम वहां पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे यूनाइटेड नेशन से पहले क्या था, बिफोर यूएनओ क्या चलता था। ओके, आफ्टर दैट ओरिजिन ऑफ यूएनओ, कि आखिर यूएनओ किस तरीके से बना। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जो मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा था, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ठीक है, एंड फाइनली वी विल डील विद ऑल दिस। अब इसके अंदर तो बिफोर यूएनओ है ना, ये वाला जो पार्ट है बिफोर यूएनओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी भी कहीं ना कहीं से यहां पे आपको समझने को मिलेगी। ओके, किस किस तरीके से कैसे कैसे यहां पे ये सब कुछ हुआ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखिए, यूएनओ से पहले यूएन की हिस्ट्री कहीं ना कहीं जो ट्रेस बैक की जा सकती है, यूएन की जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं ट्रेस बैक की जा सकती है कहां पे, पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ वेस्टफेलिया। पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ वेस्टफेलिया, ये देखिए, ये जो वेस्टफेलिया कहते हैं, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हुआ था कहां से, इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। कहां से? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। ये जो आपको यहां पे दिख रहा है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, यहां पे हो क्या रहा था, ये हुआ था 1648 के अंदर, और इंटरनेशनल लॉ की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुई थी। और ये हुआ था 30 ईयर वॉर चल रही थी, 30 ईयर वॉर चल रही थी यूरोप के अंदर उस टाइम, एंड एज ऑफ एनलाइटमेंट आने वाली थी, साइंस पूरा चल रहा था, रेनेसांस का पीरियड सब कुछ चल रहा था। और उस पीरियड के अंदर जब ये 30 ईयर वॉर खत्म हुई, देन द होल यूरोपियन कंट्रीज उस टाइम, क्योंकि मेनली वही दुनिया थी, यूरोप ही था, और वो सारे के सारे मिलके कहां पे आए, उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ पीस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने वेस्टफेलिया की 1648 के अंदर, और एक ट्रीटी साइन किया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ओके, तो आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, बिकॉज अब नाउ इवन दो वी आर रीडिंग दिस विद यूनाइटेड नेशन, एक टॉपिक बना के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट अब ये अपने आप के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट, कंसर्ट ऑफ यूरोप,
ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ, लेकिन यूरोप के अंदर आपको पता है लड़ाइयां तो हमेशा चलती ही रही, यूरोप में लड़ाइयां तो खत्म हुई नहीं। तो फाइनली उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया आपके पास यहाँ पे कंसर्ट ऑफ यूरोप। कंसर्ट ऑफ यूरोप ये कब आया, 18 से 14 1814, 1814 एंड 1815 के अंदर ये कंसर्ट ऑफ यूरोप आया था। इसके अंदर भी क्या बात हुई, इसके अंदर भी सारी वही बातें हुई कि देखो भैया पीस रखनी है, लड़ाई नहीं करनी है। बात सारी होती थी किसकी, पीस पे, कि हमें पीस रखनी है और कुछ नहीं करना, हमें सारा फोकस हमारा रहना चाहिए कि पीस पे। ओके, अब ये सब होता होता हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपको पता है वर्ल्ड वॉर हुई, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद जो अगली चीज इंपॉर्टेंट आई यूएन के हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, दैट वो आई लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, और लीग ऑफ नेशन के अंदर हम डायरेक्ट कंक्लूड नहीं कर सकते हम इसको, यहां पे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा। क्यों, लीग ऑफ नेशन की कहानी कहां से हुई, वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, और जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तो क्या हो गया था कि यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके, वो एक बहुत पावरफुल पोजीशन में पहुंच गया था। यूरोप में पूरा लड़ाई हुई थी, पूरी तहस नहस हो गया था यूरोप, और यूरोप काफी पिछड़ गया था, और उस वक्त एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस बन गया था किसका, यूएसए का। बल्कि यूएसए का जो इंटरनेशनल ऑर्डर के ऊपर राइज स्टार्ट हुआ है, जो आज के दिन वो टॉप पे है, वो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही हुआ है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद। अब उसको आपको पता है, जब यूएसए के अंदर अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं आपको वही तो बात है, काफी एक एनकम्पास्ड टॉपिक है ये। तो जब आपने लीग ऑफ नेशंस के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आप जाएंगे वर्ल्ड वॉर वन से क्या हुआ था, पहले एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। ओके, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ये कब हुई थी, 1919 के अंदर। ओके, कब हुई थी, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। अब इसके अंदर क्या हुआ था, इसमें ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो, बाकी आपके सिलेबस के अंदर है वर्ल्ड वॉर वन, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ये आया था यहाँ पे। और इस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर यहाँ पे यूएस के एक राष्ट्रपति होते थे, जिन वुड्रो विलियम, इन्होंने क्या किया था, ही गेव 14 पॉइंट्स, क्या दिया उन्होंने, 14 पॉइंट्स दिए थे उन्होंने पीस के, कि दुनिया में अगर पीस रखनी है तो उसके लिए मैं ये 14 बातें बताता हूं। जैसे अपना पंचशील होता है ना, वैसे इन्होंने 14 पॉइंट्स ऑफ वुड्रो विल्सन, बहुत फेमस है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ओके, तो इन्होंने ये 14 पॉइंट्स दिए थे। अब उन 14 पॉइंट्स के बीच में, इन दैट 14 पॉइंट्स, इन दोज 14 पॉइंट्स, एक पॉइंट था लीग ऑफ नेशंस का, एक पॉइंट था लीग ऑफ नेशंस का, कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो बाकियों को लड़ने ना दे, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं कि जहां पे जब नेशंस को कोई प्रॉब्लम हो एक दूसरे के साथ, तो रादर देन गोइंग फॉर वॉर, दे शुड कम टू द टेबल एंड टॉक अबाउट इट एंड रिजॉल्व द इश्यूज पीसफुली। ये उनका था, ये उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया था लीग ऑफ नेशंस। लेकिन हुआ क्या कि जो यूएस की सीनेट है, यूएस का जो सीनेट है, वहां पे ये पास ही नहीं हुआ, और यूएस ने कभी भी लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन ही नहीं किया। अब ये देखो, जिसका आइडिया था उसी ने ज्वाइन नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, लीग ऑफ नेशन एक बहुत बड़ा, कई बार कहते हैं कि एक तरह से वो फेलियर हुआ है। आजकल मैं आपको बताता हूं, WTO, आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है? आज के दिन WTO जिस बिल्डिंग के अंदर फंक्शन करता है, WTO की बिल्डिंग है, लीग ऑफ नेशन का दफ्तर भी वहीं पे था। ओके, उसी बिल्डिंग से लीग ऑफ नेशन भी ऑपरेट करते थे। और जैसे जैसे लोग बात कर रहे हैं कि दिस इज द एंड ऑफ एन एरा फॉर WTO, अब WTO की ज्यादा वैल्यू नहीं रही है, और अब वो स्ट्रगल कर रही है कि वो एग्जिस्टेंस भी कर रख सके। आज के दिन ये बात हो रही है। तो वहां पे कभी मैंने किसी एडिटोरियल के अंदर पढ़ा था एक बार, आर्टिकल के अंदर, कि कहीं WTO का लीग ऑफ नेशन जैसा हाल ना हो जाए, क्योंकि वो भी वो सेम बिल्डिंग के अंदर। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बारे में, ओके, कि वो सेम बिल्डिंग के अंदर ही ऑपरेट करती है। ओके, चलिए, अब जनवरी 1920 के अंदर लीग ऑफ नेशन स्टार्ट हो गया था। इनकी पहली मीटिंग हुई कहां पे, लीग ऑफ नेशन की जिनेवा में, जिनेवा में। और WTO का ऑफिस कहां है, हेडक्वार्टर, ठीक है। तो जिनेवा के अंदर इनकी पहली मीटिंग भी हुई, ये सारी कहानी हुई, और उसके बाद सब कुछ चला। बट आपको जैसे कि पता है 1939 आते आते तक वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, तो इसका फेलियर क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन का मेन काम क्या था कि दोबारा लड़ाई नहीं होने देनी, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, तो इसका मतलब लीग ऑफ नेशंस फेल होगी, फेल हुई नहीं हुई।
तो इस तरीके से यहां पे फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात होने लगी कि यार कोई हमें एक और ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी पड़ेगी, वरना ये लीग ऑफ नेशन के बस की बात नहीं है। उसका मेन कारण क्या था? मेन कारण था कि यूएस से वहां पे उसका पार्ट था ही नहीं। ओके, अब जब 1939 के अंदर ये सब बातें होने लगी तो 1939 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, 1939 व्हेन वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एटलांटिक चार्टर। क्या बोलते हैं हम उसको? एटलांटिक चार्टर, एटलांटिक चार्टर। ओके, और वहां से एक तरीके से इस लीग ऑफ नेशन को बंद करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में बात करनी पड़ी। ओके, वहां पे ये बात होनी पड़ी, और उस एटलांटिक चार्टर के अंदर कहीं ना कहीं फिर एक, आगे चलते हैं हम ओरिजिन ऑफ यूएन पे। ओके, तो उस एटलांटिक चार्टर के अंदर द टर्म यूनाइटेड नेशंस वाज कॉइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एट दैट टाइम। इन्होंने सबसे पहली बार बात की थी कि हमें ऐसे यूनाइटेड नेशन कुछ बनाने चाहिए। ओके, और उन्होंने बहुत एक तरीके से कहा था कि हम एक जनरल सिक्योरिटी की बात करेंगे यहाँ पे पहली बार। पहले क्या होता था, यूरोप में अपनी सिक्योरिटी ले ली, ठीक है, और यूएसए वाले यूरोप के साथ मिल गया, फिर इधर एक ईस्टर्न में चाइना और जापान, ये सब होता था, रशिया। अब ये बोले कि एक जनरल हमें बॉडी बनानी पड़ेगी जनरल सिक्योरिटी के लिए। उन्होंने ये आइडिया रखा और पहली बार उन्होंने इस टर्म का यूज किया, किसका? यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड टर्म का पहले यूज किसने यूज किया? वहां पे। ओके, उन्होंने बोला कि हम जनरल सिक्योरिटी की बात करेंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात नहीं करेंगे। कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब कि हम इकट्ठे हो गए और हमने सिर्फ अपनी अपनी के बारे में देखना है। उन्होंने बोला कि जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन बहुत आगे तक जाएगा। सिर्फ एक आपका इतना ही काम नहीं रहेगा कि सिर्फ आप पीस मेंटेन रखें, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह पे भी आप फोकस करेंगे। मैं भी आने वाले लेक्चर के आज के लेक्चर के अंदर, आने वाली स्लाइड के अंदर आपको बताऊंगा कि क्या क्या काम करती है यूनाइटेड नेशन। तो लीग ऑफ नेशन का मेनली काम क्या था कि सिर्फ लड़ाई नहीं होने देनी, लेकिन जो अपना यूनाइटेड नेशन था इसका काम कहीं दूर तक जा रहा था। ओके, लेट्स सी अब कैसे बना। इन 1942 के अंदर द फाउंडेशनल डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन आनी थी यूनाइटेड नेशंस की, वो आ गई। कब आई? 1942 के अंदर। 1942 के अंदर फाइनल जो होना था, साइन वाइन जो होने थे, हो गए। अब उसके बाद आप अगला जो पॉइंट है, दैट वाज वेरी एस्टोनिशिंग। 24 अक्टूबर 1945 को ऑन 24 अक्टूबर 1945, ओके, कहते हैं शाम को 4:50 के ऊपर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 पे दुनिया के 3 सबसे बड़े लीडर, पहला कौन? यूएसए का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, सेकंड फिर पीएम जो ब्रिटेन के थे उस टाइम विंस्टन चर्चिल, और फाइनली स्टालिन जो उस टाइम रशिया को लीड कर रहे थे। ठीक है, ये तीनों इकट्ठे आए, मतलब इतने 3 बड़े बड़े पावर इकट्ठे आए और उन्होंने क्या रख दिया? फाउंडेशन ऑफ द न्यू बॉडी। और उन्होंने फाउंडेशन रख दी किसकी? यूनाइटेड नेशन की। तो अगर आपसे पूछता है, पहली बात तो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में आता नहीं है, स्टिल 24 अक्टूबर 1945 को तीनों ने, रूजवेल्ट, चर्चिल एज वेल एज स्टालिन, दे केम टुगेदर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने यूनाइटेड नेशन की फाउंडेशन रखी। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब जब यूनाइटेड नेशन बना 1945 के अंदर, तो उसके कितने मेंबर थे? 51 मेंबर थे। 51 मेंबर थे। ओके, और इसके अंदर से एक मेंबर था इंडिया। इंडिया एक मेंबर था। ओके, आज के दिन भी यूनिवर्सल नहीं है। आप ये नहीं मान सकते कि दुनिया का हर एक कंट्री यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। इट इज द बिगेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको भी पता है, यूनाइटेड नेशन, बट हर एक कंट्री पार्ट नहीं है। जो 2 कंट्रीज पार्ट नहीं है अभी, क्या आप उनके नाम मुझे बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और इन द चैट बॉक्स, बिकॉज ये वीडियो प्रीमियर पे चलेगा, आपको पता है, तो आप चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं मिशन ऑफ द यूएन, जिसकी मैं बात कर रहा था कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि मिशन ऑफ जो यूएन है वो काफी बड़ा है। वो सिर्फ और सिर्फ यहां तक नहीं रुकता कि भैया हमें दुनिया के बीच में बस लड़ाई नहीं करवानी, क्योंकि लड़ाई के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ओके, तो कारण क्या होगा? पहला, जो मिशन था यूएन का, वो क्या होगा? ये आपसे एमसीक्यू के अंदर ही पूछ सकते हैं। इसका बहुत वाइड मिशन है आज के दिन। पहला है जो लीग ऑफ नेशन का था, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दुनिया के अंदर शांति और सुरक्षा की भावना, शांति और सुरक्षा की भावना बनी रहनी चाहिए। ओके, सेकंड, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, कि धीरे धीरे जो फ्रेंडली रिलेशन है उनके जो रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, मतलब कि पहले क्या था कि सिर्फ लड़ना नहीं है। अब क्या है, एक तो फॉर एग्जांपल आप में, एक तो हम रोड पे जा रहे हैं,
हम एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, और दूसरा कि हम एक दूसरे का सहायता कर रहे हैं, अब एक दूसरे के फ्रेंड बन गए हैं। तो सिर्फ लड़ना नहीं है, बल्कि हमें एक दूसरे का दोस्त बनना है। इन्होंने एक स्टेप आगे लेके गए लीग ऑफ नेशन से। ओके, थर्ड इनका जो मिशन था, प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस। अब ये बिल्कुल अलग है, वहां पे सोशल प्रोग्रेस की लीग ऑफ नेशन के अंदर कोई बात ही नहीं हुई थी, लेकिन यहां पे यूनाइटेड नेशन के अंदर उन्होंने बोला कि सोशल प्रोग्रेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सोशल प्रोग्रेस कि जितने भी सोशल टैबूज होते हैं या फिर सोशल इल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे इंडिया के अंदर सती सिस्टम है, कास्टिज्म है, ओके, ये सारी की सारी जो भी चलती है, अनटचेबिलिटी है, तो हर एक दुनिया के जो नेशन है वो क्या है, वो सोशल प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए कई लोग, कई एशियन लीडर्स, फॉर एग्जांपल जो कई एशियन महतीर मोहम्मद हैं जैसे, ठीक है, तो ये सब क्या है, वो कहते हैं कि जो लीग ऑफ नेशन है, यूनाइटेड नेशन का जो आइडिया है, ये वेस्टर्न डोमिनेशन के लिए एक तरह के, क्योंकि वो अपना कल्चर हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, क्योंकि ये चार्टर के अंदर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड नेशन का, उसके अंदर लिखा गया है कि उनके हिसाब से ऐसा कि अगर वो यूनाइटेड नेशन इंडिया के अंदर कहे कि देखो आपको क्या है, अब आपको जो विडोरी मैरिज आपको कर देनी चाहिए, ठीक है, आपको डाउरी नहीं लेनी चाहिए, आपको कास्टिज्म खत्म कर देना चाहिए, तो जो महतीर मोहम्मद है, फिलीपींस के हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ये सब, ये तो हमारा कल्चर है, और एक तरीके से यूनाइटेड नेशन यूएसए का प्रोपेगेंडा या फिर वेस्टर्न कंट्रीज का प्रोपेगेंडा चला रहा है, और इंडिया के अंदर या फिर बाकी ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर इसको एशियन वैल्यूज कहते हैं। क्या बोलते हैं वो? एशियन वैल्यूज कहते हैं, एशियन वैल्यूज, कि एशियन वैल्यूज के खिलाफ है। ये भी आपको मेंस के अंदर, आपको ये अगर आप लिख देंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, कि भाई लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर होने चाहिए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। ओके, एंड फाइनली इसके बाद भी है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के बारे में जो मेजर डिबेट चलती है वो ह्यूमन राइट्स के बारे में ही चलती है। ओके, कि ह्यूमन राइट्स के भी हम बात करेंगे। हर एक इंसान को सिर्फ इंसान होने के लिए कुछ तो बेसिक राइट्स होने ही चाहिए। ओके, कुछ तो बेसिक राइट्स होने ही चाहिए। तो ये सारा था मिशन ऑफ यूएन, ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट बाय पॉइंट, इसका आप भूल नहीं सकते। अब कुछ सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन और बता देता हूं आपको। ये देखते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं है तो, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर हेडक्वार्टर का है, न्यूयॉर्क के अंदर, आपको पता है, यूएसए के अंदर। ओके, यूएसए के अंदर दो सिटीज का भी फेमस है, एक वाशिंगटन, वाशिंगटन के अंदर वहां पे व्हाइट हाउस और पार्लियामेंट, और न्यूयॉर्क के अंदर इन्होंने जितनी भी इंटरनेशनल बिल्डिंग्स हैं ये सारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, की यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है। ये तो यूपीएससी के अंदर ही पूछा जा सकता है, पीपीएससी तो पूछ ही सकता है, यूपीएससी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो ही पूछ सकते हैं, वहां पे पढ़ते हैं। तो पहली जो उनकी है अरेबिक, दूसरी है चाइनीज, तीसरी है इंग्लिश, चौथी है फ्रेंच, स्पेनिश एंड रशियन। बल्कि चाइनीज होना एक बहुत बड़ी उपलब्धता है, मतलब कि एक उपलब्धि है किसके लिए, चाइना के लिए। और अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड रशियन, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ इंग्लिश ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, नहीं। एट प्रेजेंट 193 मेंबर्स, ओके, 193 मेंबर्स, और लेटेस्ट मेंबर कौन है, साउथ सुडान। और दो मेंबर जो नहीं है मैं आपको बता देता हूं अभी, एक तो वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, और दूसरा ताइवान, ताइवान, ये अभी भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आज के दिन जो उनके टॉप पोस्ट के ऊपर होता है सेक्रेटरी जनरल, वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप देखिए, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल के पहले प्रधानमंत्री थे, अभी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है। ओके, और ऐसा मत देखिए हम ऊपर, मैं आपको एक एक लेक्चर में अगले 2-3 दिन यूनाइटेड नेशन के ऊपर ही लेक्चर लेके आऊंगा, और आपको ऑर्गन्स, रिपोर्ट्स जितनी भी हैं यूनाइटेड नेशन की, वो सारे आपको यहीं पे अभी पीडीएफ के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, टेंशन नहीं लेने का 1% भी। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगली बात। अब यूएन का सिस्टम क्या है, यूएन का सिस्टम किस तरीके से चलता है। यूएन के 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल ऑर्गन जो कि वहां पे संविधान के अंदर ही लिखे हुए हैं। उसके बाद फिर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, आर्टिकल 57 के अंदर जहां पे इन्होंने बताया है। और फाइनली उनके कुछ फंड्स एंड प्रोग्राम्स हैं। क्या है उनके कुछ फंड्स एंड प्रोग्राम्स हैं। इन सब के बारे में एक एक लेक्चर बनता है। प्रिंसिपल ऑर्गन के अंदर एक लेक्चर बनता है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी एक, और फंड्स एंड प्रोग्राम के बारे में एक। तो आगे मैं इसके बाद 3 लेक्चर आपके लिए और लेके आने वाला हूं। आज मेरा जो आज का लेक्चर था वो इट इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन एज वेल एज टू ट्रेस बैक द हिस्ट्री, यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री पकड़ना कि क्या हिस्ट्री है वहां की। ओके, कहां से आया। तो एक तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके,
और बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितनी है, कितनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और फंड्स एंड प्रोग्राम्स कितने हैं। इन सबको हम आने वाले 3 लेक्चर के अंदर बात करेंगे। कल आएगा, परसों आएगा, फिर उससे नेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। मैंने बहुत एक आपके लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन बनाया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर इट एंड प्लीज रजिस्टर ऑन आवर पोर्टल। इट्स अ फ्री कोर्स। यू कैन गेट मेनी एडवांटेजेस ऑफ विकीपीडिया इफ यू रजिस्टर फॉर द कोर्स। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे लेकिन अगर क्लास देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ओके। एंड फाइनली आपको ये सारे के सारे जितने आने वाले टाइम में हम जितने अच्छे जितने भी कंटेंट आपका पीसीएस के लिए लेके आने वाले हैं, अभिमन्यु आईएएस आपके लिए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकीपीडिया के थ्रू आपके लिए लेकर आता रहेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट पढ़ो और हम पे भरोसा रखो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वेरी नाइस डे।